गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एलबी सर से। आज कक्षा 12 जीव विज्ञान का चैप्टर संख्या फर्स्ट लेकर के हाजिर हूं। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादप किसके अंतर्गत आएंगे? पंच जगत प्रणाली। पंच जगत प्रणाली में हमने पढ़ा था प्लांटी भाग। प्लांटी के अंतर्गत हमने पढ़े 5 भाग: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म आवर्तबीजी पादप, और वहीं से आवर्तबीजी पादप कौन से होंगे? पुष्पीय पादप होंगे। और इन पुष्पीय पादपों के अंतर्गत जो मुख्य भाग होता है, जनन करने वाला भाग होता है, वो होता है पुष्प। तो आवर्तबीजी पादपों में पुष्प लैंगिक जनन करने वाला भाग होता है। पुष्प के भागों को 2 चक्रों में बांटा गया है। 2 चक्र कौन कौन से? पहला आएगा सहायक चक्र और दूसरा आएगा जनन चक्र। सहायक चक्र क्या होता है? बाह्य जो चक्र होते हैं वो उसके सहायक चक्र कहलाएंगे, और जो इंटरनल चक्र होंगे जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेंगे वो कौन से होंगे? जनन चक्र। तो सहायक चक्र होंगे। सहायक चक्र में पहला बाह्य दल, दूसरा होगा दलपुंज और तीसरा होगा पुष्पासन। इसका अभी डायग्राम बनाकर भी समझते हैं यहां पर, लेकिन इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहां पर ये वाला पार्ट, पुष्प के नीचे वाला जो भाग होगा वो कहलाएगा सहायक चक्र। वो अलग अलग होंगे, 3 भागों में इनको बांटा गया है। यहां पर जो होगा ये पुष्पासन होगा, ये वाले जो भाग होंगे बाह्य दल होंगे, और इससे आगे वाले भाग जो भी भाग बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? दलपुंज कहलाएंगे। और इसके अंतर्गत जो भी पार्ट अगला आएगा वो कौन सा होगा? आपका आवश्यक चक्र, मुख्य जनन चक्र। अब पढ़ते हैं कि बाह्य दल क्या होते हैं। सबसे पहली बात, किस रंग के होते हैं? हरे रंग के होते हैं। जो पुष्प उगता है, पुष्प के नीचे का जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला भाग होगा, वो होगा बाह्य दल। दूसरी चीज, ये कहां पाए जाते हैं? तो ये दलपुंज के बाहर होते हैं, क्योंकि अंदर वाला जो ये पार्ट है ये कौन सा कहलाएगा? दलपुंज, ये वाले। और ये कौन से कहलाएंगे? बाह्य दलपुंज, और ये होगा दलपुंज। आगे नीचे की जो स्थिति है, यहां पर जो स्थिति है वो कहलाएगी पुष्पासन। ये वाली कहलाती है स्थिति पुष्पासन। अब तीसरी चीज कौन सी है? कि यह फलों के साथ चिरस्थायी भी होते हैं, जुड़े रहते हैं, और कई कई में नहीं भी होते हैं। दूसरा जो भाग होता है वो कौन सा होता है? दलपुंज। दलपुंज कैसे होंगे? रंगीन होंगे, कलरफुल होते हैं। अलग अलग देखा होगा, रेड कलर का, येलो कलर का, मतलब पीला कलर, लाल कलर, ये रंगीन होते हैं। रंगीन क्यों होते हैं? इनको देख करके कीट क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। तो ये कीटों को आकर्षित करने वाले होते हैं, प्लस परागण में सहायक होते हैं। परागण, ना कि परागकण। परागकण अलग होंगे, परागण अलग होंगे। अब देखो यहां पर ये वाला जो पार्ट था जो सहायक चक्र था। अब आगे दूसरा चक्र होता है आवश्यक चक्र, मुख्य चक्र या जनन चक्र। तो बीच में यहां पर जो पार्ट पाया जाएगा वो होगा, आपको पहले मैं समझा दूं इधर, उसके बाद उसको बनाएंगे। पुंकेसर और स्त्रीकेसर 2 भाग है। तो यहां पर बीच में बनाते हैं ये वाला पार्ट पुंकेसर और स्त्रीकेसर का हो जाएगा। तो ये बीच वाला भाग हो जाएगा, वो कौन सा है? स्त्रीकेसर का। यहां से ये वाला भाग, जो ये संरचना है दिखाई दे रही है आपको, इस प्रकार की जो संरचना है वो कहलाएगी पुंकेसर, ये वाली संरचना। और ये कहलाएगी कौन सी? तो मैं यहां पे लिख देता हूं स्त्री केसर, और ये वाली संरचना कहलाएगी पुंकेसर। पुंकेसर तो अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो पुंकेसर क्या है और स्त्रीकेसर क्या है। तो पुंकेसर क्या होंगे? यह नर जनन भाग होता है। पुंकेसर कौन सा भाग होगा? नर जनन भाग होगा। और स्त्रीकेसर कौन सा होगा? मादा जनन भाग होगा। तो पुंकेसर, इसके 3 भाग होते हैं। ये वाला पार्ट होगा पुंकेसर का, और पुंकेसर कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। तो ये वाला पार्ट हमने अलग निकाल लिया। चलो, ये 3 भाग होते हैं। पहला कौन सा था? पराग कोष। जो ऊपर का पार्ट है वो कौन सा कहलाएगा? पराग कोष। जहां से ये भाग जुड़ा हुआ है ये भाग कहलाती है योजी। इसके नीचे का जो भाग कहलाता है वो कहलाता है पुतंतु। इनको भी विस्तार से पढ़ेंगे। एक बार इसकी बाह्य स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद विस्तार से पढ़ेंगे। तो यहां पर देखो लिखा हुआ है, नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो, पराग कोष, दूसरा भाग है योजी, तीसरा भाग है पुतंतु।
सेम उसी प्रकार से अगर हम बात करें स्त्री केसर की, तो यहां पर अगर स्त्री केसर की बात करेंगे तो ये वाली संरचना, ये वाली जो संरचना होगी वर्तिकाग्र, बीच वाली वर्तिका और नीचे वाला ये वाला भाग कहलाएगा अंडाशय। अर्थात पुंकेसर के भी 3 भाग है और स्त्री केसर के भी 3 भाग है। कौन कौन से रहेंगे? अब स्त्री केसर क्या है, कौन सा भाग रहेगा? मादा जनन भाग रहेगा। प्लस स्त्री केसर है किसकी इकाई, ये भी याद रख लेना, स्त्री केसर जायांग की इकाई है। स्त्री केसर किसकी इकाई है? जायांग की इकाई है। इसके कितने भाग हैं? 3 भाग है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पुष्प, पुष्प के 2 चक्कर है, सहायक चक्कर और एक जनन चक्कर। सहायक चक्कर होंगे, सहायक चक्कर के अंदर 3 भाग, बाह्य दल, दलपुंज और पुष्पासन। बाह्य दल क्या होंगे? पुष्प के बाहर की तरफ लगे हुए हैं, वो कौन से कहलाएंगे? बाह्य दल। अंदर की तरफ कौन से हो जाएंगे? दलपुंज। और नीचे वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? पुष्पासन। उसके पश्चात चलते हैं इंटरनल भाग में। इंटरनल भाग जनन चक्कर। जनन चक्कर में कितने भाग होंगे? 2 भाग, पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर कौन सा भाग होगा? नर जनन भाग, जो ये वाला हो रहा। नर जनन भाग के अंदर कितने भाग पाए जाएंगे? 3 भाग। ऊपर का जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या कहलाएगा? परागकोश। दूसरा वाला पार्ट क्या कहलाएगा? योजी। और तीसरा वाला पार्ट जो नीचे से यहां तक जुड़ा हुआ, ये क्या कहलाएगा? पुतंतु। उसी प्रकार से बीच वाले भाग में भी सेम सिचुएशन है कि वर्तिकाग्र, उसके बाद वर्तिका और अंडाशय। तो ये तीनों। अब एक एक को बारी बारी से, पुंकेसर के 3 भाग कौन कौन से? परागकोश, उसके बाद योजी और तंतु। तो परागकोश को अब विस्तार से पढ़ेंगे, परागकोश क्या होता है। उसके बाद पुंकेसर के बाद पढ़ेंगे स्त्री केसर। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं पुंकेसर के बारे में। पुंकेसर, तो यहां पे देखो मैं एक संरचना बना रहा हूं, उसके बाद में इसको देखते हैं। थोड़ी सी बड़ी संरचना बना लेता हूं मैं। ये लो, ये पुंकेसर है। पुंकेसर किसकी इकाई है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो यहां पर पुंकेसर पुमंग की इकाई है, पुमंग की इकाई है। मतलब काफी सारे पुंकेसर मिलकर क्या बनाएंगे? पुमंग। तो उनकी एक यूनिट कौन सी है? पुंकेसर। क्लियर? ओके। पुंकेसर के 3 भाग पढ़े हमने। पुंकेसर का पहला भाग कौन सा था? परागकोश। तो ये रहा ऊपर का भाग, परागकोश। दूसरा भाग हमने कौन सा पढ़ा था? योजी। तो यहां से जो भाग जुड़ा हुआ है वो कहलाएगा योजी। तीसरा कौन सा था? तंतु। तो ये भाग कहलाएगा तंतु। अब बात करते हैं परागकोश की। तो थोड़ा सा परागकोश को अलग कर लेते हैं कि ये लो, ये हो गया ये वाला भाग, मतलब इसको हमने यहां से अलग कर दिया। ये परागकोश। परागकोश क्या है, कितनी पाले होती है वो आगे देखेंगे, लेकिन नॉर्मल एक बार इसके बारे में जानकारी करते हैं। तो परागकोश इस पुंकेसर का ऊपरी भाग है या नीचे वाला भाग है? तो आप सबको पता है ऊपरी भाग है। तो ये कौन सा भाग हो जाएगा? शीर्ष भाग। और साथ में कौन सा भाग है? घुंडीनुमा भाग, ये वाला। तो पहला बिंदु मैंने यहां पे लिख भी दिया है, परागकोश शीर्ष व घुंडीनुमा भाग होता है। अब देखो इसके अंदर पूरे की पूरी संरचना में यह भाग जनन करेगा? नहीं, पुतंतु भी जनन नहीं करता। क्या योजी जनन करेगा? जनन करने योग्य भाग है? नहीं, योजी भी जनन नहीं करेगा। तो इस पूरे के पूरे पार्ट में जनन करने वाला भाग कौन सा है? केवल और केवल परागकोश। जनन करने वाला भाग कौन सा भाग है? परागकोश। तो जनन करने वाला भाग कौन सा है? परागकोश। अब जनन करने के बाद क्या होगा? जनन करने के बाद युग्मक बनेंगे। युग्मक कौन से होंगे? युग्मक। तो इस युग्मक को क्या नाम दिया जाता है? नर भाग है तो नर युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद बोला जाएगा। अगर मान लेते हैं फिर भी ये नर युग्मकोद्भिद दिमाग में नहीं आ रहा है, तो इसका सीधा सा आप अर्थ रखिएगा, परागकण। क्या बनेगा? परागकण। तो या नर युग्मकोद्भिद याद रख लीजिएगा, और ये याद नहीं होता परागकण। तो ये दोनों पार्ट है, दोनों एक ही, लेकिन दोनों भाग किसमें बनेंगे? परागकोश में। तो यहां पर देखिएगा दूसरा भाग ये रहा, जनन करने वाला भाग, और तीसरा कौन सा है? नर युग्मकोद्भिद। परागकण का निर्माण किसमें होगा? इसमें होगा। कौन सी संरचना में? इस संरचना में।
इस संरचना में किसका निर्माण होगा? परागकण का या नर युग्मकोद्भिद का। अब बात कर लेते हैं दूसरा, योजी। योजी भाग क्या है? तो योजी भाग कहां है? आपको पता है कि परागकोश ऊपर ऊपर भाग है, तंतु भाग नीचे नीचे, तो दोनों के बीच में जो यहां पे जुड़ा हुआ भाग है, ये वाला भाग, वो क्या कहलाएगा? योजी। तो हम इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? परागकोश और तंतु को जोड़ने वाला भाग, जैसे मान लेते हैं ये परागकोश है, ऊपर वाला भाग परागकोश है, तो यहां पर ये यहां से ये तंतु था और ये वाला भाग, ये वाला भाग ये यहां पर जुड़ गया और ये यहां पर जुड़ गया, तो ये बीच वाला भाग कौन सा हो जाएगा? योजी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला भाग कौन सा हो जाएगा? पूतंतु। तो यहां पर देखिएगा ये वाला भाग जुड़ा था, तो ये वाला भाग कौन सा बच गया बीच में? पूतंतु। तो पूतंतु कैसी होती है? धागे जैसी संरचनाएं होती है। पूतंतु कैसी संरचनाएं होगी? धागे जैसी संरचनाएं। और साथ में ये धागे जैसी संरचनाएं कहां जुड़ी रहती है? जो नीचे वाला भाग था, हमने पढ़ा था बाह्य दल, दलपुंज और पुष्पासन, तो ये नीचे वाले भाग पुष्पासन अंडाशय के पास वहां से जुड़ा होता है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये परागकोश है, ये योजी है और ये पूतंतु है या तंतु है। अब इससे आगे हम चलते हैं स्त्री केसर के ऊपर। स्त्री केसर, स्त्री केसर के 3 भाग हमने पढ़े थे। तीनों भाग में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो यहां पर इसकी संरचना में एक बार बना रहा हूं कि मान लेते हैं यहां पे स्त्री केसर की संरचना है, ये वाली संरचना स्त्री केसर की हो जाएगी। यहां पे ये वाली संरचना के अंदर स्त्री केसर आ जाएगा। तो स्त्री केसर का ये वाला पार्ट हम बनाते हैं, थोड़ी सी बड़ी संरचना इसको बना लेते हैं। तो ये वाली हो गई बड़ी संरचना, यहां पर ले लेते हैं इसको, ये वाला पार्ट। अब देखिएगा स्त्री केसर का पहला भाग कौन सा है? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र भाग कौन सा रहेगा? ये वाला भाग कौन सा रहेगा? वर्तिकाग्र। आराम से देखिए कौन सा ऊपरी भाग है या शीर्ष का भाग, नीचे का भाग है तो शीर्ष भाग है। कौन सा भाग है ये? शीर्ष भाग। इसका क्या कार्य है या क्या क्या ये कार्य करते हैं? तो सबसे पहले जो भी परागकण यहां पर आएंगे उन परागकणों को क्या करेंगे हम? ग्रहण करने का कार्य करेंगे। पराग ये क्या करेगी? वर्तिकाग्र परागकणों को ग्रहण करने का कार्य करेगी। साथ में जो परागकण यहां पर आ गए, इन परागकण का क्या होगा? अंकुरण। परागकण का यहां पर क्या रहेगा? हो जाएगा अंकुरण हो जाएगा। अब जैसे परागकण का अंकुरण होगी तो सीधी सी बात है पराग नलिका भी निकलेगी। और पराग नलिका को कहां तक पहुंचना है? अंडाशय तक, क्योंकि पराग नलिका के अंतर्गत क्या रहेगा या पराग नलिका के अंदर से होकर कौन से जाएंगे? नर युग्मक परागकण जाएंगे। अब नर युग्मक कहां तक पहुंचना है? अंडाशय तक। तो उसके लिए जो रास्ता प्रदान करेगी वो कौन सी भाग होगी? वर्तिकाग्र। तो अंडाशय व वर्तिका को जो जोड़ने वाली जो संरचना है, ये वाले भाग को और ये वाले भाग को जो जोड़ने वाली संरचना है वो कौन सी कहलाएगी? वर्तिका। कौन सा भाग कहलाएगी? वर्तिका कहलाएगी। साथ में जहां से जो पराग नलिका निकलेगी उस पराग नलिका को, ये वाले पराग नलिका को क्या प्रदान करेगी? रास्ता या मार्ग प्रदान करेगी। उसके पश्चात यह वर्तिकाग्र इसकी वृद्धि में भी सहायक है, वृद्धि भी करने में सहायक रहेगी। उसके पश्चात जो सबसे मोस्ट भाग आता है स्त्री केसर का जनन करने वाला भाग होता है। जैसे पुंकेसर के अंतर्गत कौन सा भाग था? परागकोश। वैसे ही स्त्री केसर के अंदर कौन सा भाग रहेगा? अंडाशय। अंडाशय के अंदर कौन सी संरचना पाई जाएगी? बीजांड। बीजांड के अंदर कौन सी संरचनाएं पाई जाएगी? कोशिकाएं। और कोशिका में भी सबसे मुख्य कोशिका कौन सी हो जाएगी? अंड कोशिका हो जाएगी। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये कौन सा भाग है? अंडाशय। अंडाशय के अंतर्गत यहां पर जो संरचना पाई जाएगी, ये वाली जो संरचनाएं पाई जाएगी वो संरचना कौन सी होगी? बीजांड। और बीजांड के अंतर्गत इसके अंदर जो कोशिकाएं पाई जाएगी वो कोशिकाएं 3 से 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएगी। और सबसे जो मुख्य कोशिकाएं पाई जाएगी वो कौन सी होगी? अंड कोशिका। तो ये वाले जो पार्ट था, ऊपरी भाग था वर्तिकाग्र का, ये शीर्ष भाग होता है। उसके पश्चात यहां से परागकणों को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। उसके पश्चात इसी बात पर इसका क्या हो जाएगा? अंकुरण हो जाएगा। क्लियर है? तीनों चीज क्लियर हो गई। ऊपरी भाग होता है, परागकण को ग्रहण करती है और परागकण का क्या रहेगा? अंकुरण होगा। उसके पश्चात ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? वर्तिका। वर्तिका क्या करती है? यह वर्तिकाग्र, ये वाला भाग कौन सा है? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र प्लस अंडाशय। वर्तिकाग्र व अंडाशय को जोड़ने की जो संरचना है, वो जोड़ने वाली जो संरचना है वो क्या कहलाएगी?
वर्तिका। अब चलते हैं नीचे वाले पार्ट में, अंडाशय। और अंडाशय क्या है? जनन करने वाला भाग होगा। और जनन हेतु जो मुख्य संरचना पाई जाएगी वो कौन सी रहेगी? बीजांड रहेगी। और बीजांड के अंदर क्या पाया जाएगा? भ्रूण कोश। और भ्रूण कोश में कौन सी रहेगी? कोशिकाएं रहेगी। और उन कोशिका में मुख्य कोशिका कौन सी है? अंड कोशिका। तो यहां पर ये तीनों बिंदु आपको समझ में आ गया होगा। अब वापस हम जो शुरू करेंगे वो शुरू कौन सा भाग करेंगे? पुंकेसर। और पुंकेसर का जो सबसे पहला भाग चलेगा परागकोश, उसका विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। आगे शुरू करते हैं पुंकेसर लघु बीजाणु संरचना एवं विकास। तो सबसे पहले हमने पुंकेसर पढ़ लिया था। पुंकेसर की मैंने संरचना भी बताई थी इस प्रकार से, ये वाली पुंकेसर की संरचना थी, ये वाली। अब पुंकेसर की संरचना के अंदर पहला बिंदु क्या था? परागकोश। परागकोश की संरचना किस प्रकार की थी वो हम यहां पर समझेंगे। तो सबसे पहले हमने परागकोश को देखा, तो सामान्य रूप से देखने पर इसका अनुप्रस्थ काट काटेंगे तो काटने पर देखने पर हमें कितनी पालियां दिखाई दे रही है? 1 नंबर की पाली और 2 नंबर की पाली। तो टोटल इसके अंतर्गत पालियां कितनी आ जाएगी? पालियों की संख्या हो जाएगी 2। अब जैसे पालियों का अनुप्रस्थ काट काटेंगे अंदर से देखेंगे तो हमें 4 प्रकार के, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग, कितने प्रकोष्ठ दिखाई दे रहे हैं? ये 4 प्रकोष्ठ। इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो इस प्रकार से हमें 4 प्रकोष्ठ दिखाई देंगे। पहला प्रकोष्ठ ये हो जाएगा, दूसरा वाला ये, तीसरा ये और चौथा ये। इसकी संरचना देखने पर इस प्रकार की। अब जो यहां पर थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझिए, जो ये पहला प्रकोष्ठ है, ये वाला प्रकोष्ठ मान लेते हैं, 1 नंबर का जो प्रकोष्ठ है, इस प्रकोष्ठ को क्या कहेंगे? परागधानी या लघु बीजाणुधानी। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, परागधानी, परागधानी या लघु बीजाणुधानी, यहीं से समझना जरूरी है, आगे फिर समझ में नहीं आएगा। लघु बीजाणुधानी, क्योंकि यह मुख्य बेस पॉइंट है। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? जो ऊपरी कोई भी एक, देखो यहाँ पे परागधानी या लघु बीजाणुधानी, तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि 1 लघु बीजाणुधानी या परागधानी, 2 लघु बीजाणुधानी, 3 लघु बीजाणुधानी और 4 लघु बीजाणुधानी। अर्थात एक परागकोश में कितनी लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है? 4 पाई जाती है। यहां तक क्लियर है? ओके। उसके पश्चात अब यहां पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लघु बीजाणुधानियों के अंतर्गत क्या रहेगा? लघु बीजाणुधानियों में कौन सा टॉपिक रहेगा वो देखते हैं हम आगे। तो अब यहां पे लघु बीजाणुधानी के अंतर्गत क्या पाए जाएंगे? लघु बीजाणुधानी में बीजाणुजन उत्तक, बीजाणुजन उत्तक क्या पाए जाएंगे? बीजाणुजन उत्तक पाए जाएंगे। तो मान लेते हैं ये वाले बीजाणुजन उत्तक हैं। अब मैं एक लघु बीजाणुधानी की बात नहीं कर रहा, अब चाहे जितनी भी अपने पास 4 लघु बीजाणुधानी है तो चारों के अंदर ही क्या पाए जाएंगे? बीजाणुजन उत्तक पाए जाएंगे। अब इन उत्तकों के अंदर क्या पाई जाएगी? मात्र कोशिका। क्या पाई जाएगी? मातृ कोशिका। बीजाणुजन उत्तक के अंदर कौन सी हो जाएगी? अब यहां पे मातृ कोशिका को क्या नाम देंगे? लघु बीजाणु मातृ कोशिका, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। तो यहां पे फिर से मैं समझा रहा हूं, कितने पालियां थी? 2। प्रकोष्ठ कितने? 4। प्रत्येक प्रकोष्ठ क्या कहला रहा था? परागधानी या लघु बीजाणुधानी। इस लघु बीजाणुधानी के अंतर्गत इसके अंदर वाला भाग क्या कहलाएगा? बीजाणुजन उत्तक। बीजाणुजन उत्तक के अंदर क्या पाई जाएगी? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अब लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर क्या पाया जाएगा? परागकण, परागकण पाया जाएगा। क्या यहां तक संरचना कंप्लीट है? देखिए फिर से एक बार मैं बता देता हूं। एक जो प्रकोष्ठ होगा वो लघु बीजाणुधानी कहलाएगा। लघु बीजाणुधानी के अंतर क्या आएगा? इसके अंदर वाला भाग बीजाणुजन उत्तक। बीजाणुजन उत्तक के अंदर क्या आएगा? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर किसका निर्माण होगा? परागकण का। लेकिन अब हम आगे पढ़ेंगे। ये वाले आपके बिंदु देखो सामने मैंने नोट्स के रूप में भी आपको लिख दिए हैं। परागकोश व अनुप्रस्थ काटने पर 2 पालियां व 4 प्रकोष्ठ दिखाई देते हैं। प्रत्येक प्रकोष्ठ को क्या बोलेंगे? यहां पर फोकस कीजिए। प्रत्येक प्रकोष्ठ को क्या बोलते हैं? परागधानी या लघु बीजाणुधानी। उसके बाद लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या पाया जाता है? बीजाणुजन उत्तक। बीजाणुजन उत्तक में क्या पाई जाएगी? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। और लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में परागकण या किसका निर्माण होगा?
लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। अब आगे हम देखते हैं कि जो ये एक प्रकोष्ठ है, ये वाला प्रकोष्ठ, एक जो प्रकोष्ठ रहेगा ये वाला, इसके अंदर यहां से थोड़ा सा बार हटा देते हैं इसको, ये वाला, इस एक प्रकोष्ठ में, जैसे मान लेते हैं ये वाला एक प्रकोष्ठ है, इस एक प्रकोष्ठ की आंतरिक संरचना कैसे होती है। वैसे तो हमने पढ़ लिया भाई, इस संरचना को हम लघु बीजाणुधानी बोल रहे हैं, लेकिन ये लघु बीजाणुधानी है, इसकी संरचना क्या रहेगी, उसके बाद अंदर कौन सा आएगा, बीजाणु जनऊतक। तो पहले हम किसका अध्ययन करेंगे, लघु बीजाणुधानी का। लघु बीजाणुधानी की संरचना, लघु बीजाणुधानी की संरचना में कितने भाग होते हैं, 2 भाग। इससे पहले हमने पढ़ लिए थे, पराकोष था, ये वाला पराकोष था, इसके अंदर 2 पालियां थी, 2 पालियों में कितने प्रकोष्ठ थे, 4 प्रकोष्ठ थे। पहला जो प्रकोष्ठ था, ये वाला जो प्रकोष्ठ है, वो वाला प्रकोष्ठ क्या कह रहा है, लघु बीजाणुधानी या परागधानी। अब यहां पर जो लघु बीजाणुधानी की संरचना क्या है, ये एक ही रहेगी या अलग अलग है, इनके भाग क्या हैं, तो वो देखते हैं। तो लघु बीजाणुधानी की संरचना में 2 मुख्य भाग है। पहला भाग कौन सा कहलाएगा, पराग कोश भित्ति, मतलब जो लेयर पाई जा रही है, परतें पाई जा रही है, वो वाली। और दूसरा, इसके अंदर मैंने बताया था, इसके अंदर अब लघु बीजाणुधानी है, लघु बीजाणुधानी के अंदर बीजाणु जन ऊतक है, बीजाणु जन ऊतक के अंदर बीजाणु मात्र कोशिका है, बीजाणु मात्र कोशिका क्या बनाती है, लघु बीजाणु बनाती है। तो पहला भाग कौन सा हो जाएगा, परागकोश भित्ति, और दूसरा भाग कौन सा हो जाएगा, लघु बीजाणु ऊतक। अब बात करते हैं परागकोश भित्ति की। परागकोश भित्ति जो लघु बीजाणुधानी की मेन संरचना है, परागकोश भित्ति परतें, वो परतें कितनी होती है, मुख्य रूप से 4 परत पाई जाती है। कौन कौन सी 4 परत है, सबसे बाहर वाली जिसको बोलते हैं बाहरी परत या बाह्य परत। अभी इसको और क्लियर समझेंगे डायग्राम के माध्यम से, एक बार नाम देख लीजिएगा, बाह्य परत, उसके बाद में अंतस्थीशियम या एंडोथीशियम परत, मध्य परत और टेपिटम। चलिए अब चलते हैं डायग्राम पे। अब देखिएगा, ये वाला पहला प्रकोष्ठ, ये वाला दूसरा प्रकोष्ठ, ये वाला तीसरा प्रकोष्ठ और ये वाला चौथा प्रकोष्ठ। तो चारों प्रकोष्ठ क्या है, लघु बीजाणुधानी। तो अब यहां पर मैंने एक प्रकोष्ठ को यहां पे प्रदर्शित किया है कि उसके अंदर कौन कौन सी परतें हैं। तो देखते हैं, ये जो बाहर वाली परत है, ऊपर की लेयर, ये वाली परत क्या कहलाएगी, बाह्य परत। इसके जस्ट नीचे जो एक कोशिकी होती है, एक कोशिकी, उसके पश्चात जो नीचे वाली परत आ रही है, ये वाली, ये क्या कहलाएगी, जो ग्रीन कलर से मैंने शो कर रखा है, वो कौन सी हो जाएगी, अंतस्त्वचा। अंतस्त्वचा के जस्ट नीचे वाली जो परत आती है, ये जो मैंने लाइनदार, हालांकि ऐसी होती नहीं है, लेकिन मैंने लाइनदार इसको शो कर रखा है समझाने के लिए। लाइनदार जो मैंने बना रखी है, तो वो परत कौन सी हो जाएगी, मध्य परत। और जो सबसे मुख्य जो परत आती है वो टेपिटम। लेकिन ये वाली जो परत है, ये भी मुख्य है, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और टेपिटम यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। टेपिटम को आगे विस्तार, इन चारों परतों को ही हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन एक बार इस पर देख लेते हैं। तो यहां पे आ गई मध्य परत, और जो अंदर वाली ये परत है, ये वाली, ये परत कौन सी हो जाएगी, टेपिटम। अब मान लेते हैं कि यहां से क्लियर समझ में नहीं आ रहा, तो अब एक एक परत को डिवाइड करते हैं। देखिए यहां पर जो मैंने यहां पर बना रखी है, ये वाली परत, ये परत कौन सी हो गई, बाह्य परत। कौन सी परत हो गई, बाहरी परत या बाह्य परत। उसके पश्चात जो इसके नीचे वाली ये वाली परत है, ये वाली परत कौन सी हो जाएगी, एंडोथीशियम। एंडोथीशियम, क्लियर, ओके। उसके पश्चात जस्ट इससे नीचे वाली ये वाली परत कौन सी कहलाएगी, मध्य परत। मध्य परत। और जो सबसे अंदर वाली परत है, ये वाली परत क्या कहलाती है, ये वाली परत कहलाएगी टेपिटम। शायद यहां तक क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। ये वाला था पुंकेसर, पुंकेसर का हमने अलग किया पराकोष। पराकोष के अंदर हमने देखी 2 पालियां, 2 पालियों के प्रकोष्ठ 4, प्रत्येक प्रकोष्ठ को क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या पाई जाती है, लघु बीजाणु ऊतक। लघु बीजाणु के अंदर, ऊतक के अंदर क्या पाए जाएंगे, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका किसका निर्माण करेगी, लघु बीजाणु का। अब यहां पर देखते हैं परागधानी। परागधानी कितनी परतें थी, 4 परतें थी। चारों परतों की संरचना मैंने यहां पर आपको बता दी है। अब यहां पर एक एक से बाह्य परत क्या होगा,
इसकी संरचना कैसी होती है, एंडोथीसियम कैसी होती है, इसका क्या कार्य है, क्या कार्य नहीं करती है, मध्य परत का क्या कार्य है, कैसी होती है, और टेपिटम का क्या कार्य क्या करती है, इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। अब पढ़ते हैं एक एक परत को। तो यहां पे बाह्य परत, अंतस्थीसियम है, एंडोथीसियम, मध्य परत और टेपिटम। तो एक एक को आराम से देखते हैं। तो सबसे पहली बात आती है बाह्य परत। बाह्य परत कितनी कोशिकीय होती है, एक कोशिकीय, और इसका मुख्य कार्य क्या है, सुरक्षा का। तो जो बाह्य परत होगी वो एक कोशिकीय होती है और सुरक्षा का कार्य करती है। उसके बाद आती है एंडोथीसियम या अंतस्थीसियम। ये परागकोश के स्फुटन में सहायक, मतलब परागकोश का स्फुटन, परागकणों का बाहर निकलना, वो क्या कहलाएगा, परागकोश का स्फुटन। जो बाह्य परत होगी वह बाह्य परत में क्या हो जाएगा, छोटा सा छेद हो जाएगा, वह परत टूट जाएगी, टूटने से जितने भी लघु बीजाणु है, परागकण है, वो बाहर निकल जाएंगे। अब वह परत कैसे टूटेगी, यह क्यों टूटती है, तो जो ये परत पाई जाती है, इस परत की जो कोशिकाएं होती है, इन कोशिकाओं में रेशेदार संरचनाएं पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है, और ये आर्द्रताग्राही होती है। और आर्द्रताग्राही क्या करेगी, नमी को अवशोषित करेगी, और अवशोषित करने के बाद फूल जाएगी, और फूल जाने के बाद क्या हो जाएगी, फट जाएगी, और जिससे क्या हो जाएंगे, परागकण बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद तीसरी परत, तीसरी परत मध्य परत। मध्य परत 1 से 3 कोशिकीय होती है, इसके बारे में इतना बोर्ड में नहीं पूछा जाता। अब आगे आती है मुख्य परत टेपिटम। टेपिटम जो होगी वह टेपिटम इस परत की कोशिकाएं पोषक स्तर का कार्य करती है। पोषक स्तर मतलब पोषण प्रदान करना। अब पोषण प्रदान किन्हें करेगी, तो इसके अंदर हमने पढ़ा लघु बीजाणु जो मात्र कोशिकाएं पाई जाती है, तो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को भी पोषण प्रदान करेगी, और साथ में इसके अंदर पाए जाने वाले जो लघु बीजाणु है, परागकण है, उनको भी क्या प्रदान करेगी, है पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। तो जो टेपिटम होती है वो टेपिटम कितने प्रकार की होंगी, 2 प्रकार की, 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएगी है। जो इसकी संरचना है, एक तो अमीबीय, मतलब जो गति करने वाली है, गतिशील संरचना। देखो अमीबीय क्या होता है, अमीबीय इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, अमीबीय टेपिटम और ग्रंथिल टेपिटम, यूबिस्काई और प्रोयूबिस्काई, इससे जस्ट आगे पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे अमीबीय टेपिटम क्या होगा, अमीबीय टेपिटम क्या होगा, कोशिकाओं के अंदर जाकर के, ये जो कोशिकाएं गतिशील होगी, अंदर जाकर के क्या करेगी, पोषण प्रदान करती है। तो यहां तक क्लियर है सबके, एक बार फिर से देख लेते हैं। चारों परत थी, चारों परतों का मैंने कार्य और उनकी संरचना के बारे में बता दिया है। अब हम आगे बात कर लेते हैं अमीबीय टेपिटम और स्रावी ग्रंथिल टेपिटम की। टेपिटम की जो दोनों कोशिकाएं थी, अमीबीय टेपिटम 2 प्रकार के थे, अमीबीय टेपिटम और ग्रंथिल टेपिटम। अमीबीय जो टेपिटम है वो गतिशील कोशिका होती है, अभी जस्ट मैंने पहले ही बताया था। अमीबीय टेपिटम में क्या होती है, गतिशील कोशिकाएं होती है, वह गति करके कहां तक पहुंच जाएगी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका और लघु बीजाणु तक पहुंच जाएगी, और वहां पहुंच करके उनको क्या प्रदान करेगी, पोषण प्रदान करेगी। वो क्या कहलाएगा, आपका अमीबीय टेपिटम कहलाएगा। साथ में एक चीज और स्टार पॉइंट में इसको नोट कर लेना, यहां से टेपिटम की कोशिकाएं बड़ी होकर के, मतलब काफी सारे टेपिटम है, टेपिटम की कोशिकाएं बड़ी होकर के एक दूसरे से जुड़कर के गोलाकार संरचना बना लेती है, एक दूसरे से जुड़कर गोलाकार संरचना बना लेती है। यह गोलाकार संरचना क्या कहलाता है, पेरीप्लाज्मोडियम। पेरीप्लाज्मोडियम क्या कहलाएगा, पेरीप्लाज्मोडियम। तो ये था अमीबीय टेपिटम। अब बात करते हैं ग्रंथिल टेपिटम की। ग्रंथिल टेपिटम क्या होता है, नाम से पता चला, ग्रंथियां क्या करती है, पदार्थों का स्राव करती है। तो यह जो कोशिकाएं होती है वो लिक्विड से या पोषक पदार्थ से भरी होती है। जैसे मान लेते हैं एक यहां पर सेल्स है, ये वाली सेल्स है, ये वाली कौन सी है, ग्रंथिल टेपिटम है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पोषक पदार्थ भरा हुआ है। तो इस प्रकार की जो कोशिकाएं होगी वो पोषक पदार्थ से युक्त होती है। अब आगे क्या होगा, जैसे यह पोषक पदार्थ का स्रावण बाहर कर देगी और नष्ट होने वाली होगी, तो नष्ट होने से पूर्व ये जो ग्रंथिल टेपिटम है ये नष्ट होने से पूर्व ही क्या करती है, गोलाकार कणिकाओं का निर्माण कर लेगी। इस प्रकार से पदार्थ का तो श्रावण कर दिया, बाहर पोषक पदार्थ तो दे दिया, और क्या करेगी, कणिकाओं का आपका निर्माण करेगी। और ये जो कणिकाओं का निर्माण है ये क्या कहलाता है, प्रोयूबिस्काई।
क्या कहलाएगा? प्रोयूबिस्काई। तो यहां पे मैंने लिख भी दिया, देखिए इस टेपिटम की कोशिकाएं पोषक पदार्थ के स्रावण के पश्चात नष्ट होने से पूर्व, ये जो पोषक पदार्थ था ये बाहर निकल गया, बाहर निकलेगा तो ये सेल्स क्या होगी? नष्ट। लेकिन नष्ट होने से पहले किसका निर्माण करेगी? एक कणिकाओं का। किसका निर्माण करेगी? कणिकाओं का। और कणिकाओं का निर्माण कर गोलाकार संरचना में बदल जाएगी, और जो गोलाकार संरचना है वो क्या कहलाएगी? प्रोयूबिस्काई। अब आगे, इससे आगे एक और है, यूबिस्काई क्या है? अब यहां पे क्या होगा? जो प्रोयूबिस्काई है, ये जो गोलाकार कणिकाओं जैसी संरचना थी, ये वाली, जैसे मान लेते हैं ये कणिका जैसी संरचना थी और ये गोलाकार है, इसके चारों ओर जो अनअपघटनीय पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन, यह स्पोरोपोलेनिन का क्या हो गया? यहां पर जमाव हो गया। स्पोरोपोलेनिन का क्या हो गया? जमाव हो गया। तो ये जो संरचना बनी है, अब ये संरचना क्या कहलाएगी? यूबिस्काई कहलाएगी। तो क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं टेपिटम के कार्य। आगे पढ़ते हैं टेपिटम के कार्य। अब टेपिटम के कौन कौन से कार्य हैं? टेपिटम का पहला कार्य है लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को व लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करना। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो लघु बीजाणु है, जैसे मैंने अभी समझाने के लिए बोला था कि लघु बीजाणु का परागकण मान सकते हैं, लेकिन वैसे हकीकत देखा जाए तो लघु बीजाणु परागकण नहीं होते। परागकण आगे आएंगे कि लघु बीजाणु किस प्रकार से केलोस शर्करा से जुड़े होते हैं। केलोस शर्करा कौन से एंजाइम द्वारा अपघटित होती है? अपघटित होने के बाद परागकण का निर्माण होता है। लेकिन एक याद रखने के तरीके से हम ये याद रख सकते हैं कि जो लघु बीजाणु है वो परागकण की तरफ बढ़ती हुई एक प्रक्रिया है। क्लियर है? तो आगे देखते हैं इसकी कोशिकाएं, ये याद रख लेना, ये कार्य वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इसकी जो कोशिकाएं होती है वो सबसे अनअपघटनीय पदार्थ, जो मतलब जिसका अपघटन नहीं होता है, अनअपघटनीय पदार्थ है, स्पोरोपोलेनिन का स्रावण करता है। इससे पहले जैसे हमने अभी पढ़ा था यूबिस्काई में, जो प्रोयूबिस्काई थी, इसके चारों तरफ किसका आवरण हो रहा था? इसी का आवरण हो रहा था, और इसका आवरण जैसे उस संरचना पे आया तो वो क्या कहलाई थी? यूबिस्काई। अगला जो टेपिटम की कोशिकाएं होती है वो कौन से एंजाइम का स्रावण करती है? केलेज एंजाइम का स्रावण करती है। उसके पश्चात IAA जो ऑक्सिन हार्मोन है इसका स्रावण भी करती है। पांचवा पोलेन कीट का निर्माण करती है। पोलेन कीट क्या होता है? कीटों द्वारा परागित पुष्पों के परागकणों की सतह पर एक तेलीय परत पाई जाती है, और ये तेलीय परत क्या करती है? परागकणों को चिपचिपा करने का कार्य कर देती है, जिससे कीटों के पैरों पर पाए जाने वाले जो ब्रूस होते हैं या मधुमक्खियों पर पाए जाने वाले जो ब्रूस होते हैं उनसे ये चिपक जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? पोलेन कीट। तो ये हो गई परागकोश भित्ति। अब दूसरा जो लघु बीजाणुधानी की संरचना में दूसरी जो संरचना थी वो बीजाणुजन उत्तक। एक हमने पढ़ लिया था, ये इतनी देर कौन सी चल रही थी? परागकोश भित्ति या परागधानी। अब आ रहा है बीजाणुजन उत्तक। बीजाणुजन उत्तक क्या होता है? जो परागकोश के चारों तरफ भित्तियों की जो संरचना थी, 1 2 3 4 जो हमने परत पढ़ी थी, उन परत की जो संरचना थी, इस संरचना के अंदर जो संरचना पाई जा रही थी, इन परतों के अंदर जो संरचना पाई जा रही थी वो संरचना क्या कहलाएगी? बीजाणुजन उत्तक। और मैंने पहले ही बताया था इस बीजाणुजन उत्तक में क्या पाई जाएगी? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और इन लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या पाए जाते हैं? लघु बीजाणु। अब आगे पढ़ते हैं कि ये लघु बीजाणु का जनन किस प्रकार से होता है। तो अगला जो बिंदु आ रहा है वो है अपना लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन क्या होगा? यहां से थोड़ा सा देखिएगा, जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, तो यहां पर लघु बीजाणु मात्र कोशिका, इन लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन। लघु बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित होती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका कौन सी गुणित होती है? द्विगुणित। और अर्धसूत्री विभाजन होगा तो अगुणित। अब जो अगुणित संरचना बन रही है वो संरचना क्या कहलाएगी? लघु बीजाणु। अगुणित संरचना क्या कहलाएगी? लघु बीजाणु। देखिए यहां पे लघु बीजाणु मात्र कोशिका 2n थी, यहां पर अर्धसूत्री विभाजन हुआ, और अर्धसूत्री विभाजन से किसका निर्माण हुआ? लघु बीजाणु का। अब आगे जो एक लघु बीजाणु है, यही पर बता देते हैं, जो एक लघु बीजाणु है, एक
लघु बीजाणु मात्र जो कोशिका है वो कितने लघु बीजाणुओं का निर्माण करेगी? 4 लघु बीजाणु का। कितने का निर्माण करेगी? 4 लघु बीजाणु का। और ये चारों लघु बीजाणु आपस में चिपके रहते हैं। चारों लघु बीजाणु क्या करते हैं? आपस में चिपके रहते हैं। और कौन किसके द्वारा चिपके रहेंगे ये भी आपको याद रखना है। यहां पर मैं लिख देता हूं, केलोज शर्करा द्वारा। किसके द्वारा? केलोज शर्करा द्वारा चारों लघु बीजाणु, जैसे मान लेते हैं एक ये है, एक ये है और एक और ले लेते हैं, 1 2 3 और 4, इस प्रकार से ये चारों चिपके रहेंगे। और ये किसके द्वारा चिपके रहेंगे? केलोज शर्करा द्वारा। अब आगे, अब इस केलोज शर्करा का जो अपघटन है वो कौन सा एंजाइम करेगा? केलेज एंजाइम। इस शर्करा को अपघटित कौन कर देगा? केलेज एंजाइम। और केलेज एंजाइम किसके द्वारा स्रावित हो रहा था? टेपिटन के द्वारा। देखो यहां पे हमने पढ़ा है जस्ट, केलेज एंजाइम का श्रावण करती है केलेज एंजाइम। और केलेज एंजाइम क्या कर देगा? इसका अपघटन कर दिया। और जैसे ही अपघटन हुआ तो वह संरचना क्या कहलाएगी? परागकण। क्लियर है यहां तक? फिर से देखिए, लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन में क्या पाया जाएगा? लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका के किसके अंदर पाई जाएगी? बीजाणुजन उत्तक में। और बीजाणुजन उत्तक की ऊपरी संरचना कौन सी कहलाएगी? आपकी परागधानी या परागकोश भित्ति। और ये टोटल सब मिलकर क्या कहलाता है? परागकोश। परागकोश में हमने पढ़ा था 2 पालियां 4 प्रकोष्ठ। एक प्रकोष्ठ क्या कहलाएगा? लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी के अंदर परतें पाई जाएगी और उस परतों के अंदर लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन के अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर क्या पाई जाएगी? आपके लघु बीजाणु। तो यहां पर लघु बीजाणु का निर्माण हो गया। कितने लघु बीजाणु बने? 4। एक मात्र कोशिका कितने बना रही है? 4 बना रही है। तो और वो किसके द्वारा जुड़े हैं? केलोज शर्करा द्वारा। और केलोज शर्करा का अपघटन कौन कर रहा है? केलेज एंजाइम कर रहा है। और जैसे एंजाइम अपघटन करेगा किसका निर्माण हो जाएगा? परागकण का निर्माण हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इससे आगे परागकण की संरचना है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं आपसे।